तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम NIACL एओ मेंस के पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव आने वाला है उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है, क्योंकि NIACL एओ मेंस में अगर आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपका पास नहीं होता है तो मेंस में अच्छे मार्क्स लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को सजेस्ट किया था कि आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते रहिए। तो आज उसी को लेकर इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आज हम डिस्क्रिप्टिव करने वाले हैं ये आपके SBI PO और IBPS PO, NIACL AO, LIC AAO और जिस भी पेपर में डिस्क्रिप्टिव आता है, ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग आता है, उन सब के लिए फ़ायदा देगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सभी को पता भी होगा, एक ऐसे और एक लेटर आपका जो पेपर में आता है, एक ऐसे और एक लेटर आपके पेपर में आने वाला है और लगभग आपको 400 से 450 टोटल वर्ड्स दोनों के मिला के आपको लिखने पड़ेंगे 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट में तो जो आपकी रिकमेंडेड स्पीड आपकी होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट के आसपास आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से अगर मैनेज कर लेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, जो मैं आपको टाइम सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपका टोटल टाइम होने वाला है वो ऐसे का जो टोटल टाइम आपको 30 मिनट मिलेगा ऐसे लिखने के लिए, ऐसे नेट दोनों लिखने के लिए। ये मैं NIACL की बात कर रहा हूँ, जो NIA का मेन का पेपर होने वाला है, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे को 15 मिनट दीजिए और लेटर को 10 मिनट आप दीजिए और रिवीजन को लास्ट के 5 मिनट रिवीजन के लिए रखिए, जिसमें आप अपने एरर डिटेक्शन, जो भी आपकी कोई गलती अगर ऐसे लेटर में हो गई है, एक बार रीड कर लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे और जो भी गलती आपको लगे आप उसे सही कर लेंगे। ऐसा टाइम मैनेजमेंट कुछ आप कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए। और देखिए, शुरुआत करते हैं ऐसे राइटिंग से। तो ऐसे राइटिंग में सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही आपके पास एक ऐसे आता है NIACL में, आपके पास 2 या 3 ऑप्शन आने वाले हैं ऐसे को लेकर। तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक चुन लेंगे, कौन से टॉपिक पर आप ऐसे लिखना चाहते हैं। और जो आपका ऐसे होने वाला है वो 250 वर्ड के आसपास का आपको लिखना पड़ेगा, 250 वर्ड्स। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना टॉपिक ऐसे का चुन लीजिए और सीधा लिखना शुरू करने की बजाय आप सबसे पहले क्या कीजिए, टॉपिक चुनने के बाद सबसे पहले प्लान कीजिए। ये 4 स्टेप्स हैं ऐसे राइटिंग के, जिसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं कि सबसे पहले आप टॉपिक चुन लेंगे और टॉपिक चुनने के बाद बिफोर राइटिंग, लिखना शुरू करने से पहले आप उस टॉपिक को छोटे छोटे सब पार्ट्स में आप तोड़ लेंगे और छोटे छोटे सब पार्ट्स में जो जो आपको समझ आ रहा है उस टाइम आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे। वह पार्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक आता है, मानिए लास्ट जो है NIACL 24 में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक टॉपिक आया था, तो हम इस टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट 5-6 पार्ट्स में तोड़ लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। जो पार्ट में हमें डिवाइड करना है उसका पता हमें इन कीवर्ड से लग जाता है, व्हाट की वह चीज़ क्या है, वह चीज़ क्यों है और उसका इम्पैक्ट प्लस माइनस उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है और इसमें आप अपना क्या सजेशन देना चाहेंगे। ऐसे ऐसे की पॉइंट्स में आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन गेमिंग को देखते हैं हम कैसे तोड़ सकते हैं 4 सब पार्ट्स में। सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को उस टॉपिक के ऊपर 4-5 सब पार्ट्स हम लिख लेंगे कि वह टॉपिक क्या है, कैसे है, क्यों है और उसका इम्पैक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ऐसे देखिए, ऑनलाइन गेमिंग का जो टॉपिक आया उसमें सबसे पहले हमने लिखा कि व्हाट इज़ ऑनलाइन गेमिंग। फिर रिसेंट सिनेरियो गेमिंग को लेकर क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभी क्या स्टेप्स ले रही है,
कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, बाद में अपना सजेशन आप दे सकते हैं। तो इन सभी सब पार्ट्स में तोड़ने के बाद ये आप रफ प्लानिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिखने से पहले करने वाले हैं। ये सब पार्ट्स आप अपनी रफ शीट पर लिख लेंगे और फिर ये बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि जैसे हम कॉलेज टाइम में जब पेपर दिया करते थे तो हम अपने दोस्त से यही कहते थे कि सिर्फ मुझे हेडिंग बता दे, बाकी का मैं खुद ही लिख लूँगा। ये कुछ ऐसा ही सजेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि मानिए एक हेडिंग ये हो गई, व्हाट इज़ ऑनलाइन गेमिंग। तो अब इस हेडिंग में आप 4-5 लाइनें अपनी तरफ से लिख देंगे। तो हर हेडिंग के लिए आप 4-5 लाइनें लिख देंगे। 4 से 5 लाइन्स आप हर हेडिंग के लिए लिखने वाले हैं यहाँ पर। 4 से 5 लाइन्स आप लिख देंगे और एक लाइन में आपके 8 से 10 वर्ड आप लिख देंगे। नॉर्मली इतने वर्ड्स एक लाइन में आ जाते हैं। तो देखिए ऐसे ही आप कैसे लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मानिए अभी हम लिखने वाले हैं व्हाट इज़ ऑनलाइन गेमिंग। तो गेमिंग के बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इज़ अ न्यू टूल ऑफ एंटरटेनमेंट इन यंग जनरेशन, इट इज़ हाईली बूमिंग सेक्टर। और ऐसी ऐसी लाइनें कुछ भी आप सोचिए तो आप लिख पाएंगे। रिसेंट सिनेरियो ऑन ऑनलाइन गेमिंग, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि अभी कोविड-19 हुआ था तो उसके दौरान ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बूस्ट आया है और बहुत सारे अभी जो अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने स्टार्ट किया और अलग अलग गेमिंग के प्लेटफॉर्म और अलग अलग गेमिंग के इवेंट्स भी जो अभी रिसेंट सिनेरियो में हो रहे हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ ऑनलाइन गेमिंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि अपना फ्यूचर भी ऑनलाइन गेमिंग में कई बच्चों ने सिक्योर कर लिया है। बहुत सारे नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर ई गेमिंग के इवेंट्स भी हो रहे हैं वहाँ पर। सभी यंग जनरेशन पार्टिसिपेट कर रही है और अच्छे से पैसा भी कमा रही है और ऐसा ही यूट्यूब के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग कर कर बहुत सारे यंग जनरेशन के अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और नेगेटिव आप ऐसा लिख सकते हैं कि अभी ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिससे हम सोशलाइज कम हो रहे हैं और हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ हमें ज़्यादा प्रोन हो रहे हैं हम डिजीज़ के प्रति। ऐसी चीज़ें आप नेगेटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी जैसे गवर्नमेंट ने सभी बीच में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था पबजी वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें। और अभी सभी चाइनीज़ ऐप चाइनीज़ गेम्स गवर्नमेंट ने सब बैन कर दी थी। और अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी पैसे वाले जैसे ऑनलाइन सट्टा जिसे हम कह सकते थे, ऑनलाइन बैटिंग वाले गेम्स वो भी बंद कर दिए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आप इस लाइन में लिख पाएंगे व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग। और आप एक सजेशन भी दे पाएंगे इसके बाद। उससे पहले आप एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी गेम का, जैसे पबजी का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि पबजी में कैसे बच्चों ने अपना फ्यूचर बनाया, कैसे कोविड में बच्चों ने पबजी खेलते हुए क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर आए। ऐसी चीज़ें आप एग्जांपल में अपना लिख सकते हैं। और आप इस ऑनलाइन गेमिंग के बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इसे कैसे सही किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या रेगुलेशन गवर्नमेंट ला सकती है। ऐसे सजेशन आप अपने इसमें दे सकते हैं। तो ऐसा करते हुए आप सभी 4-5 सब हेडिंग्स में 4-5 लाइनें लिखते जाएंगे तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका रहता है ऐसे कंप्लीट करने का। और इसके बाद जो है वही ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। डेवलप योर पॉइंट्स, पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं। और अभी आपका क्या रहने वाला है, जैसे डेवलप योर पॉइंट्स जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए और हर पॉइंट के ऊपर 4-5 लाइनें आप अपनी तरफ से सोच कर लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें ही लिखेंगे और वो साफ सिंपल शब्दों में अपने ऐसे को आप लिखने वाले हैं। और
कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड आप यूज़ मत कीजिए, इससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जितना सिंपल, जितना क्लैरिटी से आप लिखेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस आपको ज़्यादा रहते हैं। और ऐसे सब हेडिंग्स लिखकर उसके आगे 3-4 लाइनें उस सब हेडिंग के बारे में लिखने के बाद आप उन सभी सब हेडिंग्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेंगे, जिससे लॉजिकली अरेंज कर लेंगे, जो आपको समझ में आए कि जैसे इम्पैक्ट पॉजिटिव पहले लिखना है, बाद में लिखना है, फिर नेगेटिव आना चाहिए, और ऐसे ऐसे आप अपने उस सब हेडिंग्स को अरेंज कर लेंगे। और सब हेडिंग्स अरेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, उस सारे पैराग्राफ पर एक बार आप रीड कर लेंगे। कोई ग्रामर की मिस्टेक, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो आप नहीं कर रहे हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका पेपर चेक होने वाला है वो कंप्यूटर के द्वारा होने वाला है, और कंप्यूटर सबसे पहले आपकी ग्रामर की गलतियों पर नंबर काटेगा। ग्रामर के बाद स्पेलिंग के ऊपर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं। फिर पंक्चुएशन, ग्रामर, और साथ ही आपका जो ऐसे होने वाला है वो कोहेरेंट भी होना चाहिए, यानी कि एक फ्लो में ऐसे जाना चाहिए, ना कि ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी आप लिख दें। और कॉन्टेक्स्ट भी आपका मैच होना चाहिए। ऐसे अगर ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग की बात चल रही है तो सारा ऐसे उसी कॉन्टेक्स्ट के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए, ना कि आप कुछ भी रैंडम लिखने वाले हैं अपने ऐसे में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अपने ऐसे के दौरान। तो ये कुछ ऐसे के टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टॉपिक निमिषा मैम की डिस्क्रिप्टिव की जो बुक है वहाँ से मैंने लिए हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। इनमें से भी आप अपना हॉट टॉपिक हैं जो, जैसे सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं आपके सोशल मीडिया हुआ, और ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हुआ। जो करंट टॉपिक आपके बन सकते हैं ज़्यादातर इसी पर आते हैं, जैसे बच्चे रहते हैं, तो इन सभी में से भी आप अपना चुन सकते हैं जो आप करना चाहें। ये जो टॉपिक हैं ये निमिषा मैम है जो उनके डिस्क्रिप्टिव बुक से लिए गए हैं। उस बुक का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को दे दूंगा, फ्री में आप वो पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो सब ऐसे लिखने के लिए सबसे सिंपल चीज़ें क्या हैं, आप सिंपल वोकेबलरी का यूज़ कीजिए, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स आप वर्ड्स सोचेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। सिंपल वर्ड्स में क्लैरिटी के साथ आपको लिखना है। कोई फैंसी वर्ड्स, आपको कोई जार्गन्स ऐसा नहीं लिखना है। तो टॉपिक से रिलेटेड बातें ही आप करने वाले हैं, और लास्ट में आप ऐसे को रिवाइज कर लेंगे, यानी कि उसमें कुछ मिस्टेक स्पेलिंग की, ग्रामर की कुछ आपको मिल रही है तो आप उसे सही कर लेंगे लास्ट में ऐसे लिखने के बाद। एक बार गो थ्रू कीजिएगा अपने ऐसे को। अभी लेटर राइटिंग की स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कि लेटर राइटिंग में सबसे पहले एनआईए के पेपर में आपके पास 3 ऑप्शन आने वाले हैं, और उसमें से 99% चांस होता है कि एक लेटर फॉर्मल भी आपके पास मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, फॉर्मल लेटर सबसे इजी रहता है। फॉर्मल लेटर आप सबसे पहले चूज़ करेंगे कोई, क्योंकि फॉर्मल लेटर में एक फिक्स टेम्पलेट सा बन जाता है, जो आप अगर याद कर कर जाएंगे तो ज़्यादा कुछ फॉर्मल लेटर के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप चूज़ करेंगे फॉर्मल लेटर्स को। कोई भी आपको लेटर आए तो आप फॉर्मल लेटर चूज़ कीजिए, क्योंकि यह इजी रहता है, स्कोर इसमें अच्छा मिलता है। एक फ़िक्स फॉर्मेट इसमें आप फॉलो करेंगे जो आप पहले से ही याद कर कर जाएंगे, और फॉर्मेट के हिसाब से आपको आधे नंबर तो वैसे ही मिल जाते हैं अगर आपका फॉर्मेट सही रहता है।
तो आप क्या, सबसे पहले एक फिक्स फॉर्मेट होता है जो ब्लॉक फॉर्मेट आप यूज़ करने वाले हैं, सब कुछ आप लेफ्ट में लिखने वाले हैं। ये फॉर्मेट रहता है फॉर्मल लेटर का। देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा कुछ फॉर्मेट रहता है, ये फॉर्मेट आप अपने दिमाग में बना लीजिए। सबसे पहले सेंडर एड्रेस हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम डेट लिखते हैं, फिर हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट हम लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन लगाने के बाद जो मेन आपकी पैराग्राफ होगा ये वाला होने वाला है। और आप अपना जो मेन बॉडी है लेटर की, उसको फॉर्मल लेटर से शुरू करने के लिए कुछ फिक्स लाइंस होती हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस टॉपिक। ऐसे ऐसे कुछ फिक्स लाइनें होती हैं जो आप अगर याद भी कर लेंगे, इनसे आपको अलग कुछ भी नहीं लिखने का ट्राई करना चाहिए। आप इसे फिक्स कर जाइए कि आपका जो मेन बॉडी है आप यहीं से शुरुआत करने वाले हैं उसके बारे में। अगर आप किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप ये लाइन अच्छे से याद कर सकते हैं। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards। हम न्यूज़पेपर एडिटर को अक्सर लेटर लिखते हैं और ये एक फेवरेट टॉपिक रहता है डिस्क्रिप्टिव में कि न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखे रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स। तो उसमें आप मेन बॉडी की शुरुआत इस लाइन से कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ तो आपका इसी लाइन के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस करने में चला जाएगा। फिर सेकंड में आप अपना मेन इशू आप बता सकते हैं। पैराग्राफ 2 में आप अपना मेन इशू बता सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है, और पैराग्राफ 3 में आप अपना सजेशन दे सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया इस इशू को जल्दी से रिजॉल्व कीजिए। और उसके बाद ये कुछ क्लोजिंग आपकी रहती है। थैंक। तो देखिए अभी एक लेटर आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये लेटर ऐसा है कि एज ए रेजिडेंट ऑफ नोएडा, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर stating the problems faced due to less public transport in your city and suggesting an increment in the same। तो शुरुआत कैसे करेंगे हम सेंडर एड्रेस से। देखिए बॉडी में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप लिखने वाले हैं सेंडर एड्रेस, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, सेंडर एड्रेस। देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस नहीं दिया गया है हेडिंग में, तो आप अपना डमी एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ ये एड्रेस हो चुका है। देखिए पहली 3 लाइनें, और पंचुएशन का आप ध्यान रखेंगे कि पहले 2 में आप जितनी भी लाइनें लिख रहे हैं उनके लास्ट में कोमा लगाइए आप, और जो सबसे लास्ट लाइन में एड्रेस वाली में, ये फिक्स रहता है। और इस फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए सेंडर एड्रेस के बाद ये है डेट। हमने बॉडी में क्या डिस्कस किया था, सेंडर एड्रेस के बाद डेट। तो आप डेट का ये फिक्स फॉर्मेट ध्यान कर लीजिए, मंथ डेट फिर ईयर। मंथ डेट के बाद आप कोमा लगाने वाले हैं, फिर ईयर लिखने वाले हैं। देखिए फिर ऐसा कुछ डेट का फॉर्मेट हो जाता है, और डेट के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स रहते हैं, लेकिन आप एक फिक्स कर जाइए। जो सबसे रिकमेंडेड फॉर्मेट डेट का रहता है वो ये ऐसा कुछ रहता है, आप इसे भी फिक्स कर जा सकते हैं। फिर डेट के बाद आप क्या लिखने वाले हैं, रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है यहाँ पर, एडिटर है योर लोकल न्यूज़पेपर का। देखिए द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स की जगह आपका लोकल न्यूज़पेपर भी कोई आप लिख सकते हैं। ये होने वाला है रिसीवर का एड्रेस। डेट के बाद ये आ गया रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस भी सेम होता है सेंडर एड्रेस की तरह। तो उससे पहले आप लाइनें लिखने वाले हैं, वहाँ पर हर लाइन के बाद कोमा आप लगाने वाले हैं एड्रेस में। ऐसा फॉर्मेट कुछ रहता है। इसके बाद मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था, देखिए 3 चीज़ें हम
लिख चुके हैं, सेंडर एड्रेस हो चुका है, डेट हो चुकी है, रिसीवर एड्रेस हो चुका है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट शॉर्ट एंड प्रिसाइज सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट हमेशा आप उठा लेंगे आपके जो आपको हेडिंग दी हुई है लेटर की। जैसे यहाँ पर आपको जो इशू है इसी का आप सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स। तो ये पूरी लाइन आप यहाँ सब्जेक्ट में लिख देंगे। कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम फेस्ड ड्यू टू लेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी। इतना सब्जेक्ट आप लिख देंगे तो सफिशिएंट रहेगा। यहाँ सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सजेशन टू इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इन द सिटी। यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरे वाली लाइन लिख दी है इन्होंने, ये वाली। तो आप ये भी लिख सकते हैं या ऊपर वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं। और आपका सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपकी मेन बॉडी आती है। देखिए मेन बॉडी आपकी शुरुआत होती है ऐसे, जो फिक्स फॉर्मेट हमने आपको बताया, दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, ऐसा ये लाइन है जो दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। ये मैंने फिक्स आपको पहले बता दी है कि आप ऐसा ही याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, ये लाइन लिखने के बाद डेट लगाएंगे। इसके बाद डेट लगाकर जो ये वाली लाइन है ये भी आप हेडिंग से उठा लेंगे। देखिए ये वाली लाइन पूरी मैंने हेडिंग से उठाई है। ये वाली लाइन मैंने पूरी हेडिंग से उठाई है, आप देख सकते हैं। ये वाली लाइन है दिस इज टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू लेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी। ऐसा ही मैंने लिखा है, दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू लेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन आवर सिटी एरिया। ये जैसा भी आप लिखना चाहें। फिर इसके बाद अपना प्रॉब्लम आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। कुछ बेसिक इंग्लिश आपको आई थिंक मैं सोच कर चल रहा हूँ आपको आती ही होगी। तो यहाँ से 2-4 लाइनें आप अपने इशू के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है द अवेलेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ बसेस इज़ नॉट सफिशिएंट for the large number of daily commuters in our area, this causes inconvenience in traveling। ये इंट्रोड्यूस किया मैंने अपनी प्रॉब्लम को फर्स्ट पैराग्राफ में। ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या था, जिसमें हमने कुछ फिक्स लाइनें लिखी और थोड़ा हमने एक लाइन 2 लाइन अपने प्रॉब्लम के बारे में लिखी। ऐसा ही मैंने आपको बॉडी में दिखाया था। बॉडी पार्ट पैरा 1 इंट्रो देंगे आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में। अब पैराग्राफ 2 पर आते हैं। पैराग्राफ 2 आपका होने वाला है मेन, आपका जो इशू है उसको आप यहाँ पैराग्राफ 2 में सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये अब इशू मैंने यहाँ डाला हुआ है, जो मेन इशू हमें आ रहा है। At present, there are only 5 buses from our locality to the main city, which is not enough to meet the requirements of such large number of population in this area. Due to this, many of us are unable to reach the office on time. We have to travel to नहीं आएगा यहाँ पर, इन आएगा। ये मिस्टेक आप ऐसे ही करेंगे जब आप लिखने वाले हैं, और ये मिस्टेक आप जब रीडिंग देंगे तो आप सही कर सकते हैं। In congested buses with people hanging on the door with miserable situation। यहाँ पर भी with miserable नहीं आएगा, in miserable situation आएगा। ये चीज़ें आप जब पढ़ेंगे दोबारा गो थ्रू होंगे अपने लेटर से, तब आप सही कर सकते हैं। देखिए 2 पैराग्राफ कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। पैराग्राफ 1 में आप अपना इंट्रो देने वाले हैं प्रॉब्लम का। पैराग्राफ 2 अपनी मेन बॉडी होने वाली है, मेन इशू आपका क्या है। और इसके बाद पैराग्राफ 3 में आप पैराग्राफ 3 एंड करने वाले हैं आपकी रिक्वेस्ट के साथ, आपके सजेशन के साथ। देखिए जैसा ऊपर मैंने बताया।
पैराग्राफ 3 भी आपका जो है फिक्स लाइनों के साथ रहता है, जैसा पैराग्राफ 1 आपका शुरू होता है विद फिक्स लाइंस। देखिए ये फिक्स लाइन है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा आप लिख देंगे। फिर लास्ट में एक लाइन और ऐड कर देंगे, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो थर्ड पैराग्राफ आप ऐसा ही बनाकर लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। देयरफॉर सेम लाइन है, बिल्कुल फिक्स लाइन है ये वाली, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द इशू। इशू क्या है? इशू ऑफ लेस ट्रांसपोर्ट इन आवर एरिया या सिटी। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बसेस एंड फ्रीक्वेंसी इन आवर एरिया। ये वाली लाइन जो है ये फिक्स है, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन हमने ऐड की है जो नई वाली है, यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू सोल्व द इशू, उसको ब्रीफ कर दिया है कि आप कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये सजेशन हमने दिया है। और इसी के साथ हमारा पैराग्राफ 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे आप अपना फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आप लिखने वाले हैं, फिर आप डेट लिखने वाले हैं, डेट का भी फिक्स फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है। फिर डेट के बाद आपका आता है रिसीवर एड्रेस, के बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट भी आप अपना अपने हेडिंग से उठा लेंगे, अपने क्वेश्चन से उठा लेंगे जो आपको दिया गया है, वहीं से आप छोटा सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन देंगे जो फिक्स रहता है, डियर सर, उसके बाद कोमा आता है। फिर उसके बाद आप मेन बॉडी लिखने वाले हैं। मेन बॉडी को आप 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप फिक्स लाइन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग इट टू योर नॉलेज। ऐसी कुछ फिक्स लाइनें आप याद कर जाएंगे, इससे शुरू करेंगे। फिर अपना आप क्वेश्चन में से ही दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, फिर वो कंप्लेंट आप लिख देंगे कि आप किस चीज़ पर अटेंशन दिलाना चाहते हैं। वही ये चीज़ आप कहाँ से उठाएंगे, हेडिंग से ही आप ये चीज़ उठा लेंगे। फिर उसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे देंगे उसी पैराग्राफ में, कुछ 1-2 लाइन में। यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सेकंड पैराग्राफ आने वाला है। सेकंड पैराग्राफ में अपना मेन इशू लिखेंगे कि मेन इशू आपको क्या आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। तो ये सेकंड पैराग्राफ होने वाला है। और फिर थर्ड पैराग्राफ आप लिखने वाले हैं। थर्ड पैराग्राफ में आप फिक्स लाइन के साथ शुरुआत करेंगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर। फिर एक सजेशन आप दे देंगे, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ बसेज, जैसे मैंने मेरे केस में लिखा। आप कुछ आपका जो भी सजेशन है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। और सबसे लास्ट में आप लिखने वाले हैं, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो थर्ड पैराग्राफ आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला फॉर्मेट करने वाला है आपका, जैसे मैंने ऊपर भी आपको सजेस्ट किया था। देखिए क्लोजिंग आपकी ऐसे रहने वाली है, थैंक यू से, फिर यूर्स ट्रूली, यूर्स फेथफुली, ऐसे चीज़ें आप लिखेंगे विद कोमा एंड देन योर नेम। यहाँ पर देखिए थैंक यू के बाद आप डॉट लगाएंगे, यूर्स फेथफुली लिखेंगे या यूर्स ट्रूली लिखेंगे, तो उसके बाद कोमा, फिर देन योर नेम। ये आपकी क्लोजिंग हो जाएगी लेटर की। ये एक लेटर मैंने आपको अपनी तरफ से दिखाया, और ये देखिए कि किस किस टाइप के फॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं, ये स्लाइड में मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं किस किस टाइप के फॉर्मल लेटर आपके पास पेपर में आ सकते हैं। और ये कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मल लेटर्स अब मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। ये भी सेम आपको निशा बंसल मैम की जो डिस्क्रिप्टिव बुक है वहाँ से मैंने ये लिए हुए हैं। आप उस पीडीएफ में से ये सभी लेटर आपको मिल जाएंगे, तो एक बार पेपर में जाने से पहले एक आप जस्ट रीड करके जाइए, ताकि आप अपने पेपर में जाकर खुद लाइनें फ्रेम कर पाएँ, एक आइडिया आपको हो।
ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मल लेटर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ डिस्क्रिप्टिव आप अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आप सिंपल वर्ड्स और छोटी लाइनें से आप अपना एसे और लेटर लिखिए। कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लिखने के साथ आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट लाइन्स के साथ अपना ऐसे आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके NISL मेंस के लिए। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा फ़ायदा दे, थोड़ा हेल्पफुल जानकारी वाला लगा हो, तो आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।